आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे और ये कहा था कि आप उनका उत्तर ढूंढ के रखें। तो उम्मीद है आपने उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढे होंगे। बीए पार्ट थर्ड का जो सिलेबस है उसको रिवाइज हम कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन को स्टडी कर रहे हैं। मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या कारण है कि अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे लेकिन वो उनके विचारों से अपनी असहमति रखते हैं। मैंने आपसे ये भी पूछा था कि मैकियावेली ने ये क्यों कहा कि राजा को शेर की तरह शक्तिशाली और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। एक प्रश्न मैंने आपसे ये भी पूछा था कि हॉब्स और लॉक दोनों इंग्लैंड में पैदा हुए लेकिन एक ने मानव के स्वभाव को बहुत अच्छा माना और एक ने मानव के स्वभाव को बहुत खराब माना। हॉब्स ने मानव के स्वभाव को बहुत खराब माना और लॉक ने मानव के स्वभाव को बहुत अच्छा माना। तो ये डिफरेंसेस क्यों हुए? उम्मीद है आपने इनके प्रश्नों के उत्तर तलाशने की कोशिश की होगी। अब मैं आपको इनका उत्तर बता देती हूँ। प्लेटो और अरस्तु इनके विचारों के बीच में जो मतभेद रहा या अरस्तु ने एक अलग धारा जो यथार्थवाद की और जो बिल्कुल ही राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से अलग करने की जो एक बात कही, वो उसका कारण ये था कि अरस्तु वास्तविकताओं से परिचित हो चुके थे, वो यथार्थ को जान चुके थे और वो इस बात को महसूस कर चुके थे कि शासन की बागडोर किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथों में देने की बजाय कानून के हाथों में होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के भ्रष्ट होने की संभावना रहती है चाहे हम उसको कितना ही शिक्षित क्यों ना करें। तो इसीलिए अरस्तु ने कानून के शासन का समर्थन किया और व्यक्ति के विवेक की जगह उन्होंने कानूनों के अंतर्गत कानूनों के महत्व को इंगित किया। और इसके साथ ही अरस्तु ने चूंकि वो व्यवहारिक तरीके से सोच रहे थे तो संपत्ति की इम्पोर्टेंस भी उनको समझ में आ गई थी। उनको ये भी समझ में आ गया था कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, वो बहुत ही व्यवहारिक और संक्षिप्त होना चाहिए। ये बातें अरस्तु को समझ में आ गई थी। तो अरस्तु एक कंपैरेटिव उन्होंने स्टडी की थी विभिन्न संविधानों की, 158 संविधानों की, और उनका जो मेथड था वो भी प्लेटो से अलग था। जो प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति को यूज किया था और अरस्तु ने आगमनात्मक पद्धति को यूज किया था। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो तो क्या था ये भी आपको समझ में आ गया। और क्यों रहा, इसका एक कारण और भी था अंतर का। वो कारण ये था कि प्लेटो ने जब रिपब्लिक लिखी तो वो उनकी प्रारंभिक अवस्था थी। हालांकि प्लेटो का जो दिल है वो रिपब्लिक में ही बसता है और प्लेटो ने रिपब्लिक के बाद में एक और पुस्तक लिखी जिसका नाम है द लॉज। और जब प्लेटो को रिपब्लिक में समझ में आ गया कि जो उसको वास्तव में इम्प्लीमेंट हम नहीं कर सकते, तो उन्होंने द लॉज के अंदर कानूनों के महत्व को एक्सेप्ट किया और बहुत सारी चेंजेस उसमें किए। अरस्तु ने अपनी शुरुआत रिपब्लिक से न करके द लॉज से की, यानी प्लेटो का जो उप आदर्श राज्य द लॉज के अंदर वर्णित किया गया है वो अरस्तु का आदर्श राज्य है। तो प्लेटो ने जहाँ पे अपनी चीज को खत्म किया वहां से अरस्तु ने शुरुआत की। तो ये भी एक हमको जो टाइम का एक अंतराल है वो भी हमको ध्यान में रखना होगा और इसको ध्यान में रखते हुए हमको प्लेटो और अरस्तु इनको स्टडी करना होगा, जिससे कि हम ये समझ पाएँ कि अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा जो विचारों का डिफरेंस है वो इनके बीच में क्यों रहा। अब एक जो प्रश्न मैंने आपको दूसरा दिया था वो ये दिया था कि क्या कारण है कि मैकियावेली जो है वो उन्होंने ये कहा अपनी पुस्तक द प्रिंस में कि राजा को शेर की तरह शक्तिशाली और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। तो इसका उत्तर यही है कि उन्होंने ये कहा कि राजा जिन पर शासन कर रहा है चूंकि वो लोग अच्छे नहीं हैं, उनके स्वभाव के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते और वो चूंकि अच्छे नहीं है इसलिए राजा को अच्छा होने की आवश्यकता नहीं है।
ये एक कारण मैकियावेली ने दिया है और इसलिए मैकियावेली ने कहा है कि राजा को अपने व्यक्तिगत जीवन में तो ईमानदार और नैतिकता का पालन करना चाहिए, लेकिन जब वो शासन करता है तो चूंकि वो जिन पर शासन कर रहा है उनकी श्रेष्ठता की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए राजा को भी नैतिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार राजा को डिसाइड करना है। अब यहाँ पे शेर की तरह शक्तिशाली होना और लोमड़ी की तरह चालाक होना दो विभिन्न गुण हैं, जिसमें राजा से ये अपेक्षा की गई है कि उसको शक्तिशाली तो होना ही है, लेकिन यदि परिस्थितियाँ थोड़ी सही नहीं है और उसको थोड़ी चालाकी से भी काम लेना पड़े तो उसको उस चालाकी से काम लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही चालाकी करनी है, उसको अपनी ताकत और अपनी शक्ति भी बना करके रखनी है, तो उसको शेर की तरह शक्तिशाली भी होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ और हमको समझ लेनी चाहिए, वो ये है कि जो मैकियावेली हैं वो इटली के हैं और इतनी सारी बात उन्होंने इसलिए की, इसका रीज़न एक और था कि वो एक बहुत बड़े देशभक्त थे और जब मैकियावेली इटली में थे तो वो उन्होंने उनके इटली का विघटन हो रखा था, वो इटली को एक करना चाहते थे और इटली का एकीकरण तभी हो सकता था जब कोई शक्तिशाली शासक इस कार्य को संपन्न करे। तो इस कार्य को संपन्न कर सके शासक, इसलिए उन्होंने प्रिंस में राजा को निर्देश दिए इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो एक अंदर से एक पीछे से ये वाली साइकोलॉजी भी काम कर रही थी और इस कारण मैकियावेली ने ये सब बातें द प्रिंस में कही। तीसरा प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि हॉब्स और लॉक, इन दोनों के मानव स्वभाव के विचारों में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है जबकि ये दोनों इंग्लैंड के ही थे। तो इसका उत्तर ये है कि जब हॉब्स इंग्लैंड में पैदा हुए तो उस समय इंग्लैंड में अशांति का वातावरण था, गृह युद्ध चल रहे थे और बहुत ज़्यादा बार बार में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। तो हॉब्स ने जब ये सब देखा तो उनको लगा कि मानव का स्वभाव बहुत खराब है, हमेशा वो शक्ति प्राप्त करना चाहता है और उसका एक ही टारगेट रहता है किसी तरीके से शक्ति को हासिल किया जाए। लेकिन जब लॉक बड़े हो रहे थे, इंग्लैंड के अंदर पैदा हुए और जब बड़े होने लगे तो उस समय इंग्लैंड में चारों तरफ शांति का वातावरण था और सभी तरीके से परिस्थितियां अनुकूल थी। तो लॉक को लगा कि मनुष्य बहुत अच्छा होता है, तभी वो इतना शांतिपूर्ण तरीके से शासन कर रहा है। तो ये इंग्लैंड की तत्कालीन परिस्थितियों ने हॉब्स और लॉक के विचारों को इस तरीके से प्रभावित किया। तो ये एक डिफरेंस हॉब्स और लॉक के विचारों में हमको देखने को मिला। चूंकि हम कई अलग अलग एंगल से इस प्रश्न पत्र को देख रहे हैं, तो आज मैं आपको ये बताती हूँ कि राज्य के बारे में इन पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों का विभिन्न दृष्टिकोण अलग अलग तरीके से क्या रहा। तो जैसा आप सभी जानते हैं, प्लेटो है, अरस्तु हैं, हीगल हैं, टी.एच. ग्रीन है, इन सभी ने राज्य को बहुत अच्छा माना और इसी कारण से राज्य की श्रेष्ठता, राज्य के अस्तित्व को बहुत अच्छा मानते हुए स्वीकार किया। लेकिन यदि हम दूसरी तरफ जैसे कार्ल मार्क्स को लेते हैं, तो कार्ल मार्क्स ने राज्य को के लिए कहा कि ये पूंजीपतियों की संस्था है और पूंजीपति राज्य के माध्यम से श्रमिकों का शोषण करते हैं। और यही कारण है कि कार्ल मार्क्स जो हैं वो ये उन्होंने जिस तरीके से वैज्ञानिक समाजवाद के क्रम को आगे बढ़ाया है, वहाँ पे राज्य जो है वो लास्ट में जाकर समाप्त हो जाता है। तो ये एक कार्ल मार्क्स का एक अलग थ्योरी रही, अलग विचारधारा रही। तो ये हॉब्स हैं, लॉक हैं, रूसो हैं, इन्होंने भी राज्य को लेकर के अलग अलग तरीके से सामाजिक समझौतावाद के अंतर्गत अपने विचार रखे हैं। तो राज्य के बारे में हमेशा से ही जैसे ग्रीन ने कहा कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। तो यहाँ पे कई आते हैं कि राज्य स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुआ या मनुष्य ने उसको कृत्रिम रूप से बनाया। एक सवाल ये भी आता है कि राज्य का कार्यक्षेत्र क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए या बहुत सीमित होना चाहिए। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि जो लोग राज्य को महत्व देते हैं
वो राज्य को स्वाभाविक मानते हैं और राज्य के कार्यक्षेत्र को बढ़ाते भी हैं। लेकिन यदि जो महत्व नहीं देते हैं वो राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानते हैं और उसके कार्यक्षेत्र को वो सीमित रखना चाहते हैं। कईयों ने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना, जैसे ये कहा कि राज्य जरूरी तो है उसके मतलब उसके बिना काम नहीं चल सकता, और कईयों ने कहा कि राज्य के बिना काम भी चल सकता है, जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा कि राज्य लास्ट में समाप्त हो जाना चाहिए। तो ये अलग अलग विचार, अलग अलग दृष्टिकोण रहे हैं राज्य को लेकर के। अब मैं कुछ प्रश्न आपके साथ फिर छोड़े जा रही हूँ, जिससे आप उनका उत्तर तलाश करें और ये ढूंढने की कोशिश करें कि ये जो बातें हैं या ये जो चिंतन है ये किस तरीके से आया। इस तरीके से प्रश्न उत्तर करके हम इस पेपर को अच्छे खुले रूप में और अधिक समझ पाएंगे, क्योंकि टॉपिक वाइज तो हम इसको पढ़ चुके हैं और मैं समझती हूँ कि पूरा प्रश्न पत्र आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन कुछ प्रश्न और उत्तर करके हम इस पेपर को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के किसने बहुत अधिक महत्व दिया, और व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य क्या ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, या राज्य के कानूनों का जितना विस्तार होता जाएगा क्या उससे व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती जाएगी। तो इस बारे में विभिन्न विचारक जो पाश्चात्य चिंतक लगे हुए हैं उनका क्या मत है, क्या दृष्टिकोण है, वो इस बारे में क्या सोचते हैं, ये आपको बताना है। और साथ में आपको ये भी बताना है कि जो कार्ल मार्क्स है वो उन्होंने राज्य को समाप्त करने के लिए या राज्य को अंतिम स्टेज पे समाप्ति के लिए उन्होंने पूरा जो एक मेथड दिया है वो उसकी पूरी थ्योरी क्या है, और वो अंत में किस आधार पर ये पहुंचते हैं कि राज्य समाप्त होता है या विलुप्त होता है उनके चिंतन में। तो ये भी आपको पूरा पढ़ना है और मुझे बताना है, या तो फिर आप उसको उत्तर तलाश करके रखिए, और जब अपनी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसके अंतर्गत आप तैयार रहें कि आपको ये सब उत्तर पता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे चैट बॉक्स पे लिख दीजिए या मुझे व्हाट्सएप पे जो नंबर है उस पर आप सेंड कर दीजिए ग्रुप के अंदर। तो आप इन सब चीज़ों को तलाश करें। हमारे इन क्लासेस का जो मुख्य उद्देश्य वो यही है कि इन प्रश्न पत्रों के बारे में आपकी समझ बढ़े और आप इससे संबंधित किन्हीं भी जो प्रश्न किसी भी रूप में आते हैं उनको आप हल कर सकें, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को टुकड़ों टुकड़ों में और खुले रूप में पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमको ज़्यादा समझ में आती है। और मुझे उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर तलाश करिए, और जिन प्रश्नों के उत्तर मैंने आज आपको दिए हैं उसमें भी आप उनको भी आप नोट डाउन करके रखिए। जो भी बताया जा रहा है उनको उन सभी चीज़ों को आप लिखित में रख के अपने पास तैयार रखें। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।